तो प्रिज्म से रिलेटेड अब आगे कुछ कंडीशंस यहाँ पर देखते हैं जो कई बार हमारे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कंडीशन में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। जैसे सपोज यहाँ पर एक प्रिज्म है ये, और प्रिज्म में हम चाहते हैं कि रे यहाँ से आए और उसके बाद में वो यहाँ से इमर्ज नहीं कर पाए, और यहाँ से इमर्ज नहीं कर पाए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रे का रिफ्रैक्शन ना हो बल्कि रे का यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि रे का TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो रे है उसका TIR हो जाएगा। तो इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं। तो सपोज एक लाइट यहाँ से आ रही है इस तरीके से, और लेट से कोई एंगल आई है इसका, और इस प्रिज्म का एंगल सपोज ए यहाँ पे ये लाइट आती है इस तरीके से यहाँ जा रही होगी, और यहाँ जाने के बाद में हम चाहते हैं कि उसका TIR हो। यहाँ पे जो एंगल है उसको R1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है उसको R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो सेकेंड सरफेस है वहाँ पे TIR के लिए फॉर TIR, और TIR हो ही क्यों रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयर मीडियम है, तो TIR की पॉसिबिलिटी है। तो फॉर TIR जो R2 होना चाहिए वो थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। R2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। अब हम चाहते हैं कि हमेशा ही ऐसा हो, चाहे ये किसी भी एंगल पर आए, चाहे कोई भी एंगल हो, यहाँ पर आई, यहाँ पर कुछ भी हो, हमेशा ही ऐसा हो, हमेशा यहाँ पे TIR हो, चाहे आप किसी भी एंगल पे रे को यहाँ भेज दो। क्योंकि एंगल चेंज होता है तो R1 चेंज होता है, उससे आई चेंज होगा, R1 चेंज होगा, R2 चेंज होगा। लेकिन हम कुछ ऐसे कंडीशन यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि आई कुछ भी रखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमेशा ही TIR हो जाएगा। तो R2 यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो R2 की एक मिनिमम वैल्यू होगी। अगर वो मिनिमम वैल्यू भी थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि R2 कुछ भी रहेगा तो वो थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अब इसमें ये अप्लाई कर रहे हैं कि R2 मिनिमम भी जो हो वो भी थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए हमेशा TIR के लिए, फॉर ऑलवेज TIR। तो R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। R2 R1 में आपको पता है कि R1 प्लस R2 जो होता है वो A के बराबर होता है, यानी दोनों का समेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो अगर दोनों का समेशन कांस्टेंट रहता है तो अगर मैं R2 मिनिमम की बात कर रहा हूँ, R2 को अगर मैं मिनिमम पे ले गया तो R1 जो है फिर वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। तो R2 को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ A माइनस R1, और R1 कहाँ पर आ चुका होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, तो A माइनस R1 मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। अब R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, R1 की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब I यहाँ पर मैक्सिमम हो जाए, और I जो है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है। आप इस तरीके से रे को यहाँ पर इंसिडेंट करवा सकते हो, ग्रेजिंग इंसिडेंट, और ग्रेजिंग इंसिडेंस अगर होगा तो ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। और अब ध्यान रखिए यहाँ पर ये रेयर मीडियम है, रेयर में अगर 90 डिग्री होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेंसर में जो एंगल होता है उसे को हम थीटा क्रिटिकल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि 90 डिग्री हो तो R2 जस्ट थीटा C के बराबर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ वही मीडियम है, ठीक है, बाहर एयर और अंदर वही मीडियम, यहाँ पर भी वही है, वैसे ही इंटरफेस है, बाहर एयर और अंदर वही मीडियम। तो यहाँ का थीटा क्रिटिकल कहिए चाहे यहाँ का थीटा क्रिटिकल कहिए, दोनों बराबर होंगे। तो R1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक तरीके से थीटा क्रिटिकल के बराबर होगी यहाँ की थीटा क्रिटिकल के, और यहाँ का थीटा क्रिटिकल और यहाँ का थीटा क्रिटिकल दोनों बराबर ही हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो साइन थीटा C जो है वो 1/n के बराबर होगा, चाहे आप इस इंटरफेस के लिए निकालो चाहे फिर इस इंटरफेस के लिए निकालो। तो यहाँ पर अगर लाइट 90 डिग्री पे आएगी, 90 डिग्री पे आएगी तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, उससे R1 मैक्सिमम हो जाएगा, और R1 की मैक्सिमम वैल्यू इज थीटा क्रिटिकल। तो कंडीशन यहाँ पे आ गई कि A शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा C। तो अगर कोई ऐसा प्रिज्म होगा जिसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 2 थीटा C से ज़्यादा हो जाए, या फिर ऐसा कहिए कि जो थीटा C है क्रिटिकल एंगल कुछ ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा है, जिससे थीटा क्रिटिकल कुछ ऐसा है कि थीटा क्रिटिकल इज़ लेस देन A/2, तो हमेशा ही यहाँ पर इस सरफेस पर TIR होगा, यहाँ से लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन फॉर इमरजेंस, यानी कि हमेशा लाइट दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाए, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो अगेन एक रे डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। इस तरीके से लाइट आती है, जनरली ऐसे दिखाते हैं इसको डायग्राम को। तो ये I, ये R1, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो R2 होगा। हम चाहते हैं कि लाइट यहाँ से हमेशा बाहर निकल जाए। यहाँ से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि ये जो R2 है वो थीटा C से कम होना चाहिए। तो R2 मस्ट बी लेस देन थीटा C। अब R2 की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम तक जा सकती है कहीं ना कहीं। तो R2 के जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, अगर वो भी यहाँ पर इस केस में
अगर थीटा सी से कम हो गई तो उस केस में ये लाइट हमेशा बाहर निकलेगी। तो R2 की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, अगर वो भी थीटा क्रिटिकल से कम हो जाए तो इन दैट केस लाइट निकलेगी बाहर यहाँ से। और अभी जस्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया यहाँ पर भी कि R1 प्लस R2 ये A होता है, और अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरे को मिनिमम होना पड़ेगा। तो अगर R2 मैक्सिमम है तो R1 को मिनिमम होना पड़ेगा। तो डेट मीन्स A माइनस R1 मिनिमम शुड बी लेस देन थीटा सी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब R1 मिनिमम होने के लिए I को मिनिमम होना पड़ेगा, और I की मिनिमम वैल्यू, तो I की मिनिमम वैल्यू तो 0 डिग्री हो सकती है अगर वो नॉर्मल के अलोंग ही अगर लाइट आ जाए। तो नॉर्मल इंसिडेंस अगर यहाँ पे हो जाएगा तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो R1 है वो भी 0 हो जाएगा। तो R1 की जो मिनिमम वैल्यू है, दिस मिनिमम वैल्यू इज़ 0। तो इसको अगर मैं 0 यहाँ पुट कर देता हूँ तो उससे कंडीशन यहाँ पर अब ये निकल कर के आ जाएगी कि A शुड बी लेस देन थीटा सी। तो हमने दोनों कंडीशंस यहाँ पे देख ली हैं। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस A इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा सी। कंडीशन फॉर ऑलवेज इमरजेंस A इज़ लेस देन थीटा सी। अगर ये कंडीशन है तो लाइट हमेशा बाहर निकलेगी ही निकलेगी। अगर ये कंडीशन है तो लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती इस सरफेस से, यहाँ से हमेशा उसका रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा। तो इन दोनों कंडीशन को देखने के बाद में अभी इस माइंड में सवाल आना यहाँ पर नेचुरल है कि थीटा सी से अगर कम है, अगर ए जो है अगर वो थीटा सी से कम है तब तो इमरजेंस हो जाएगा। अगर ए 2 थीटा सी से ज़्यादा है तब कभी भी इमरजेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ए इन दोनों के बीच में हुआ, इफ़ ए जो है अगर थीटा सी से बड़ा हुआ और 2 थीटा सी से अगर छोटा हुआ, यानी इस रेंज में हुआ, तब क्या होगा? तो इस रेंज में हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह पाएंगे। ये जो दो रेंज है उसमें तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें इमरजेंस नहीं होगा और इसमें इमरजेंस होगा, ऐसा यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आई पे डिपेंड करेगा कि आई क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि TIR हो जाए, हो सकता है कि TI ना हो। तो देयर मे और मे नॉट बी TIR, मे और मे नॉट बी TIR। ये सब किस पे डिपेंड करेगा कि जो आई है वो कितना, इट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब प्रिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है थिन प्रिज्म, या फिर ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल काफ़ी स्मॉल होता है। तो ऐसे प्रिज्म से डेविएशन कितना होगा फॉर द केस ऑफ नियर नॉर्मल इंसिडेंस। तो सपोज एक प्रिज्म यहाँ पर इस तरीके का दिया हुआ है जिसका प्रिज्म एंगल काफ़ी स्मॉल है। तो डायग्राम के लिए हमने थोड़ा इसको बड़ा बना रखा है, लेकिन ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ वेरी स्मॉल, ए वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, 1 2 3 4 5 डिग्री कुछ इस तरीके का एंगल होगा। जनरली 5 डिग्री तक हम स्मॉल बोलते हैं। उसके बाद जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही एरर जो है हमारी कैलकुलेशन में बढ़ता जाएगा। तो अगर ये काफ़ी स्मॉल एंगल है, और अगर ये काफ़ी स्मॉल एंगल, तो आप देखोगे कि ये जो फेसेस हैं, ये फेसेस ऑलमोस्ट वर्टिकल टाइप के हो जाएंगे। जितना ज़्यादा स्मॉल एंगल होगा, ये जो फेसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा यहाँ पे वर्टिकल टाइप के होते जाएंगे। और वर्टिकल पे अगर हॉरिजॉन्टल आता है, यहाँ वर्टिकल अगर यहाँ पर है तो इसका जो नॉर्मल है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप का ही होगा। तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप की जो यहाँ पे लाइट आएंगी तो वो बहुत स्मॉल एंगल बनाएंगे इसके साथ में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही होंगी। तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए थोड़ा इसको ऐसे बेंड करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो एंगल है वो काफ़ी स्मॉल है। थोड़ा डायग्राम से विजिबल भी होगा कि दिस एंगल्स आर स्मॉल। तो सपोज आई एंगल पे लाइट आती है, उसके बाद में जैसे अब तक दिखाते हैं उसी तरीके का डायग्राम यहाँ बन जाएगा। इसमें इन बिटवीन ये जो एंगल है वो जैसे वो R1 R2 हुआ करते थे वो हो गए, और ये एंगल E हो गया। तो जो डेविएशन है वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखा है। डेविएशन जो होता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है डेविएशन। तो दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ डेविएशन। इसी में हम जस्ट यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस इसके हिसाब से यूज़ करेंगे, तो इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर लेंगे फॉर अ थिन प्रिज्म। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ वगैरह लगाते हैं और देखते हैं क्या आता है उससे। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर है, तो स्नेल्स लॉ अगर मैं इस सरफेस पर लगाता हूँ तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1। स्मॉल एंगल का जो अप्रोक्सीमेशन है उसको अगर यूज़ कर लिया जाए तो साइन आई को आप आई लिख लो, और इसको n, और साइन R1 को R1 लिख लो। फिर उसके बाद में दूसरे सरफेस के ऊपर तो ये हो जाएगा आपका साइन E इज इक्वल टू n साइन R2। अगेन स्मॉल एंगल वाला जो अप्रोक्सीमेशन है वो लगा लिया जाए यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा nR2। तो I और E की जो वैल्यूज़ आई हैं उनको आप यहाँ पे रख लो। तो डेल्टा इज इक्वल टू nR1 प्लस nR2 माइनस ए, n इज़ कॉमन, R1 प्लस R2।
तो R1+R2 हमें पता है कि यहाँ पर ज्योमेट्री से R1+R2 ए के बराबर होता है, तो Na - a हो जाएगा और ए कॉमन ले लिया तो n-1 इंटू ए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फॉर्मूला है n-1 इंटू ए। डेविएशन एक ऐसे प्रिज्म से जिसका एंगल काफ़ी स्मॉल होता है, स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म से इतना यहाँ पर डेविएशन आएगा, इसमें डेल्टा की वैल्यू इतनी होगी। कई बार आजू बाजू के जो मीडियम होते हैं वो इसको प्रिज्म को कहीं किसी दूसरे मीडियम में रख देते हैं, जैसे वाटर में डुबो दिया तो दोनों साइड में वाटर हो जाएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप n किस जगह पे n रिलेटिव यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर आप n वाटर लिखोगे तो n वाटर यहाँ पे n प्रिज्म हो जाएगा। और जब आप R1 जैसे यहाँ पे I कैलकुलेट करोगे तो n वाटर यहाँ पे n प्रिज्म के नीचे आ जाएगा, तो n प्रिज्म अपॉन n वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर मीडियम, अगर किसी मीडियम में प्रिज्म है तो ये हो जाएगा n रिलेटिव -1 इंटू ए। अभी भी n रिलेटिव है लेकिन बाहर का 1 है तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो n रिलेटिव n ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय n ऑफ सराउंडिंग्स, इसका यूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आगे ले रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिन प्रिज्म। एक थिन प्रिज्म से जो इमेज बनती है वो किस तरीके से और कहाँ बनती है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स उसका यूज़ क्वेश्चंस में किया जाता है। तो सपोज यहाँ पे दिस इज़ अ थिन प्रिज्म, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल। यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा गया सपोज, तो सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट और उसके कुछ डिस्टेंस दी है, सपोज यहाँ पे ये ए डिस्टेंस दी हुई है, तो प्रिज्म से ए डिस्टेंस पे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह एन है और सपोज यहाँ पर ये इसका जो एंगल है वो ए के बराबर है। तो हमेशा जैसे हमें क्या करना होता है कि दो रिफ्रैक्टेड रेज हमको चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज हो जाएगा। तो एक तो मैं यहीं से ऐसे पास करा देता हूँ। अब मैं दोनों सरफेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को इस प्रिज्म का पूरा रिजल्ट पता है। क्या रिजल्ट पता है कि ये जो प्रिज्म है वो किसी भी लाइट को, जो भी उसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता है, उस ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट कर देता है। तो उसका आंसर हमारे पास में है n-1 इंटू ए। तो ये जो लाइट ऐसे सीधे सीधे जा रही थी, जब प्रिज्म से फाइनली ये बाहर निकलेगी तो इसमें कुछ इतना डेविएशन आ जाएगा, जो कि इसके ओरिजिनल डायरेक्शन से ये डेल्टा एंगल फॉर्म कर रहा होगा, और ये जो डेल्टा एंगल है वो हो जाएगा n-1 इंटू ए। तो मैं अलग अलग यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं एक फाइनल बता रहा हूँ कि फाइनली ये डेविएट हो जाएगी और डेविएशन एंगल इतना होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में एक और रे की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसमें, तो वन मोर, तो एक और रे यहाँ पे लेते हैं। तो एक और रे में कुछ इस तरीके से लेता हूँ, अब लेने को तो अब कई सारे लिए जा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे कि हम यहाँ पे डायग्राम सक्सेसफुली बना पाए। तो सपोज एक रे जो कि डेल्टा एंगल पे ही जा रही थी, सपोज जो डेल्टा एंगल यहाँ दिखा रखा है वही डेल्टा एंगल यहाँ दिखा रखा है। तो जो डेल्टा एंगल पर जा रही थी, आप देखो कि किस तरीके से इसने इसका डेविएशन किया है। ऐसे जा रहा था, क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया इसको, तो जो सीधा जा रहा था उसको क्लॉकवाइज डेल्टा शिफ्ट कर दिया। जो ऑलरेडी डेल्टा पे जा रहा था तो उसको भी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेगा, तो क्लॉकवाइज शिफ्ट करेगा तो डेल्टा से शिफ्ट कर देगा। तो डेल्टा से अगर इस लाइन को, इस रे को अगर शिफ्ट रोटेट किया जाए तो रोटेट करने के बाद में ये अलोंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सीधी हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने दो ऐसी रे ली हैं जिसमें डेल्टा का यहाँ पे डेविएशन दिखाया गया है, और ऑब्वियस है कि यहाँ आगे जाके तो ये कहीं मिलने वाले नहीं हैं, तो इनको आप पीछे की तरफ लेकर के आओ तो पीछे यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये, तो ये अब देखोगे कि जस्ट इस पॉइंट के ऊपर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का था यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर ही मिल जाएंगे। और कैसे मिल जाएंगे, कैसे बताया जा सकता है इस चीज़ को, जैसे ये एंगल डेल्टा है तो अब देखोगे कि ये वाला जो एंगल है भी डेल्टा होगा, ये वाला भी एंगल यहाँ पर डेल्टा, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर इसमें। तो ज्योमेट्री से ये चीज़ बताई जा सकती है कि ये जस्ट इसके ऊपर यहाँ बन रहा है इसमें, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अबव दिस पॉइंट ओ। और कितना होगा यहाँ पर ये गैप, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये है ए, ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ डेल्टा। और अगर यहाँ पर ये एंगल डेल्टा है तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आपका ए इंटू डेल्टा। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इससे ऊपर यहाँ पर हो रहा है ए इंटू डेल्टा डिस्टेंस, और डेल्टा यहाँ पर कितना है इसमें n-1 इंटू ए के इक्वल। इमेज किस तरीके की है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर डाइवर्जिंग से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज है। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस डेटा को देने के बाद में पूछा जा रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा। तो इस ग्राफ को देख करके बोल सकते हैं कि एक तरीके से आई मिनिमम है यहाँ पर, और आई मिनिमम के लिए यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो डेल्टा मैक्सिमम होता है, हमने थ्योरम में डिस्कस कर रखा है इसको। तो दिस इज़ बेसिकली द मैक्सिमम डेविएशन। और
यहाँ पर ये इंटरचेंजेबल होते हैं, यहाँ पर भी डेल्टा उतना ही होगा। तो यहाँ पे ई जो है, जो आई है वो 90 डिग्री हो गया है, और यहाँ पर जो ई है वो 20 डिग्री हो गया होगा, और इसका उल्टा यहाँ पे ये आई यहाँ पे 20 डिग्री और यहाँ पे ई जो है वो 90 डिग्री रहा होगा। इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस इज 90 डिग्री, जस्ट टी आई आर की कंडीशन होती है डेल्टा मैक्सिमम के लिए। तो हमें तो जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एंड दिस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस डेल्टा। तो आई यहाँ पर 20 है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई जो है वो 90 है, और जो डेल्टा है वो 60 है। तो 110 माइनस 60, आंसर इज 50 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे फॉर ए प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, और ये दिया गया है कि मिनिमम डेविएशन तब हो रहा है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ए के बराबर है। तो इस कंडीशन में व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म ये पूछा जा रहा है। तो जब मिनिमम डेविएशन होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आई इज इक्वल टू ई हो जाता है और R1 R2 बराबर हो जाते हैं, और क्योंकि उनका समेशन ए होता है तो R1 R2 बराबर होकर a/2 के बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि आई ई बराबर, उसके साथ साथ यहाँ पे आई जो है वो ए के बराबर भी है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर भी है। तो जो भी यहाँ पर ये पहली सरफेस है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अगर यहाँ पे लगा लिया जाए तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और आई को आप ए के बराबर रख लो तो साइन ए हो जाएगा, और म्यू √2 है, और साइन R1, तो साइन R1 को आप a/2 के बराबर रखो तो साइन a/2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में फर्दर तो साइन ए को आप लिख सकते हो 2 साइन a/2 कॉस a/2, दिस इज √2 टाइम्स साइन a/2। तो साइन a/2 विल बी कैंसल्ड, और ये 2 यहाँ नीचे जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस ऑफ a/2 ये 1/√2 हो गया, और उससे a/2 π/4 आ जाएगा। तो a/2 इज π/4 एंड a फ्रॉम हियर इज π/2 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट रे गोइंग थ्रू ए प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री डेविएट्स बाय 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री दिया गया और प्रिज्म एंगल जो है 60 डिग्री दिया गया है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे कमेंट करने के लिए बोला गया है कि ये करीब क्या हो सकती है। तो हमारे पास में जो एक फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो n का एक फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था, साइन ऑफ a प्लस लैम्डा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। तो ये फार्मूला तो तभी वर्क कर पाएगा n निकालने का जब हमें पता होगा कि डेल्टा मिनिमम कितना है। हमें a तो पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, लेकिन डेल्टा मिनिमम नहीं पता है। लेकिन हमें एक डेल्टा की वैल्यू दी गई 30 डिग्री। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू दी गई है तो ऑब्वियस है कि या तो ये मिनिमम होगी या फिर मिनिमम से ज़्यादा ही होगी। तो दिस डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम से या तो ये ज़्यादा या फिर उसके बराबर हो सकता है यहाँ पर ये। अगर मैं इस डेल्टा को रख करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ तो अब ध्यान देना इसमें कि जब मैं इस डेल्टा को यहाँ पर रख के कैलकुलेट करूँगा तो एक तरीके से या तो मैं मिनिमम वाला डेल्टा रख रहा हूँगा यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम भी हो सकता है कि मिनिमम हो, लेकिन हो सकता है कि मिनिमम से ज़्यादा भी हो ये। तो अगर मैं डेल्टा मिनिमम से ज़्यादा वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो उससे जो मेरे को n मिलेगा वो बेसिकली ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास में और कोई चॉइस है नहीं यहाँ पे, तो इसी डेल्टा को रख करके मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं जस्ट इस 30 डिग्री को रख करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो साइन ए की वैल्यू जो हमें दी गई 60, तो 60 प्लस 30/2 और साइन 60/2, तो ये 45 हो जाएगा। तो इट विल बी 1/√2, और यहाँ पर ये साइन 30 यानी कि 2 हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये √2 हो गया। तो √2 यहाँ पे तब आ रहा है जब हमने 30 रखा था, और 30 अगर लैम्डा मिनिमम होता तो ये डेल्टा मिनिमम अगर होता 30, तो उस केस में ये n का एग्जैक्ट आंसर होता। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि हमने ज़्यादा ही वैल्यू रख दी, हमने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा ही रख दी है। तो ज़्यादा ही रख दी है तो n की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई होगी जितनी होनी चाहिए थी। तो एक कंक्लूजन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि n जो है वो √2 से कम या √2 के बराबर रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली बराबर तो तब रहा होगा जब 30 डिग्री हमारा डेल्टा मिनिमम हो, लेकिन हम श्योर नहीं इस बारे में। तो हम ये बोल के चल रहे हैं कि हमने ज़्यादा ही डेल्टा रख दिया, ज़्यादा डेल्टा रख दिया तो हमने n की वैल्यू ज़्यादा निकाल ली होगी। इसका मतलब यहाँ से हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं उससे n कम होना चाहिए। क्या 1 से कम हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर 1 भी लगा देंगे। तो जो n की वैल्यू है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 से √2 के बीच में कुछ ना कुछ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिज्म दिया हुआ है, इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √7/3 है।
पूछा जा रहा है कि आई मिनिमम कितना हो सच दैट कि लाइट जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो, उसका रिफ्लेक्शन या TIR वगैरह ना हो। तो अब देख सकते हैं कि ये क्यों आई मिनिमम और ये सब क्यों लिखा हुआ है। अगर आप आई को बहुत कम करो, ठीक है, अगर आप आई को बहुत कम कर दो तो R1 बहुत कम हो जाएगा, R1 बहुत कम होगा तो R2 बढ़ जाएगा, और R2 जो है वो थीटा क्रिटिकल से फिर ज़्यादा हो जाएगा। थीटा क्रिटिकल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लाइट का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा। तो अगर आप आई को 0 डिग्री रखोगे तो R1 0 डिग्री हो जाएगा, सारा 60 डिग्री इसी को मिल जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना स्टार्ट हो सकता है। तो आई को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करो। तो आई को अगर आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो R1 बढ़ना स्टार्ट होगा, R1 बढ़ना स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद में R2 घटना स्टार्ट होगा। तो वो थीटा क्रिटिकल से कम होना थीटा क्रिटिकल से जो ज़्यादा हो रखा था उससे वो कम होना स्टार्ट होगा। तो आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिलेगी जिस पर, यानी कि एक तरीके से उसको हम मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। तो आई की एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू मिलेगी जिस पर आप रे को अगर सेंड करते हो तो यहाँ पे जस्ट एंगल थीटा से के बराबर होगा, और आई को अगर आप उससे बढ़ाओगे तो R1 बढ़ जाएगा, R2 और कम हो जाएगा, तो थीटा से इससे कम हो जाएगा और रे यहाँ से सक्सेसफुल यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। तो क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि आई की वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जिससे जो यहाँ का R2 है वो R2 यहाँ पे थीटा सी के बराबर हो जा रहा है, और रे जो है वो ग्रेजिंग तरीके से यहाँ से इमर्ज कर रही है, यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ से इमर्ज कर रही है। तो आई मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे R2 इज इक्वल टू थीटा सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमको लेना है। इसमें थीटा सी कितना होगा यहाँ पर इस इंटरफेस के लिए, तो साइन थीटा सी एन रेयर अपॉन एन डेंस। तो अगर इस तरीके करेंगे तो ये √3/7 आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा सी इसमें। अब इसके बाद अल्टीमेटली हमें यहाँ पर ये आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैलकुलेट करने के लिए अब सिंपली हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ और इनसे जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से R2 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, R2 थीटा सी है, और उसकी वैल्यू हमारे पास में है कि साइन थीटा सी उसके लिए इतना होगा। तो इसके बाद में अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ जिसमें आई आना स्टार्ट हो जाए, और R1 भी हमको पता है एक तरीके से, अगर हमें R2 पता है तो R1 पता चल गया एक तरीके से। तो मैं स्नेल्स लॉ इस इंटरफेस पे यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो साइन आई दिस इज इक्वल टू n √7/3 साइन, यहाँ पे जो एंगल है वो R1 है, और R1 कितना होता है, तो ये होता है आपका A-R2, और R2 जो है वो थीटा क्रिटिकल के इक्वल है, इसका ध्यान रखेंगे इसमें। अब ऑब्वियस है कि थीटा क्रिटिकल हमें कुछ ऐसा नहीं पता है कि वो यहाँ रख लें आसानी से और कैलकुलेट कर लें। तो साइन A-B का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। तो साइन A-B का फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो इट विल बी साइन ए तो 60 डिग्री है ही यहाँ पे, साइन A कॉस B कॉस थीटा सी माइनस कॉस A साइन थीटा सी कॉस A इज कॉस 60 डिग्री। तो कॉस थीटा सी की हमको ज़रूरत है, तो साइन थीटा सी अगर इतना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉस थीटा सी होगा वो √4/7 आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो इट इज़ √7/3 साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 कॉस थीटा सी इज़ √4/7। तो √4 का मतलब है 2/√7 हो जाएगा फिर ये, तो इट इज़ 2/√7 माइनस कॉस 60 डिग्री इज़ हाफ साइन थीटा सी इज़ √3/7। तो √3/7 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इसको बाहर निकाल सकते हैं और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। डेटा कुछ इस तरीके का यहाँ पे गिवन है, तो इट विल बी कैंसल्ड। तो ये और ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 - 1/2 इट इज़ हाफ। साइन आई यहाँ पे हाफ आ गया है, तो साइन अगर आई अगर हाफ आ गया तो आई की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ 30 डिग्री। एक तरीके से हमने जो डेल्टा वर्सेज आई का ग्राफ देखा था तो उसमें यहाँ पर ये जो आई मिनिमम हुआ करता था, एक तरीके से हम उसी की बात कर रहे हैं, आई मिनिमम, जिसके लिए ई यहाँ पे क्या हो जाता था 90 डिग्री, और जो डिविएशन आता था वो मैक्सिमम आता था। तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए हमें कम से कम इतना आई यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद आप आई को बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आई इतना होना चाहिए। अगर आप इसके इधर आ जाओगे तो इसके इधर वाले रीजन में TIR होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई अगर इससे कम हो जाएगा तो TIR होगा। तो आई की कम से कम इतनी वैल्यू रिक्वायर्ड है फॉर रिफ्रैक्शन ऑन द अदर फेस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो JEE 2016 का है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर to an angle alpha on the side PQ of a right angle triangular prism of refractive index n is equal to √2। कुछ इस तरीके का है यहाँ पर। ये लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट फेस PR। तो PR पे यहाँ पे TIR हो रहा है व्हेन अल्फा हैज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। तो अल्फा की एक मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री जब हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे TIR होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म इज, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो कितना होगा ये पूछा जा रहा है।
तो जो भी रे डायग्राम है आप उसको कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे जो रे आ रही है, तो क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसके बाद में ये ऐसे चली जाएगी, इट विल गो लाइक दिस। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है तो इस एंगल को आप R1 बोल दो, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को आप R2 बोल दो। और इसमें अगर आप यहाँ पर अब रिलेशन लाना चाहो R1 R2 और थीटा में, तो आप देखोगे रिलेशन थोड़ा डिफरेंट आएगा जो जनरली थ्योरी में हम पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में सभी एंगल का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है तो 90 और प्लस R1, 90 प्लस R1 हो जाएगा ये एंगल, और ये R2 है और ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस R1। तो इट विल बी 90 माइनस R1, दिस इज इक्वल टू 180। तो 180 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 90 माइनस R2 है ये, 90 माइनस R2। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है थीटा का, वो आंसर आ रहा है R2 माइनस R1। जनरली आंसर होता था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो इंसिडेंस है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर नॉर्मली जो हम यहाँ पे इंसिडेंस कराते हैं वो कुछ इंसिडेंस इस तरीके से होता है, फिर लाइट ऐसे जाती है फिर ऐसे चली जाती है, और उसमें जो दोनों ही एंगल है वो इस लाइन से आप देख रहे हो नीचे बन रहे हैं यहाँ पर। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल जो है वो इस लाइन से ऊपर बन रहा है और R2 एज यूजुअल नीचे बन रहा है। तो R2 जो एज यूजुअल नीचे बन रहा है उसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जो एक ऊपर बन गया उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो आप साइन जैसा ही मान सकते हो कि इस लाइन के नीचे रहता है तो दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इस लाइन के ऊपर चला गया तो ज्योमेट्री कुछ ऐसी आती है कि वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से चाहें तो याद रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, एक बहुत सिंपल से ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टली केवल रट करके इसको ना करें। अगर रट करके अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ज़रूर याद रखें कि हम डायग्राम किस तरीके के बनाते थे, उसमें ज्योमेट्री क्या होती थी। तो ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज होती है यहाँ पे, जो आपके रिलेशंस हैं वो रिलेशन भी कई बार चेंज हो जाते हैं। तो ये गलतियाँ एग्जाम में करवाई जा सकती हैं। तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे R2 माइनस R1 हो गया, और आप चाहो तो R2 को लिख सकते हो, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस थीटा। अब इसके बाद में ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अल्फ़ा की एक मिनिमम वैल्यू के लिए TIR हो रहा है। तो देखिए अल्फ़ा को अगर आप बढ़ाना स्टार्ट करो तो R1 जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और R1 बढ़ना स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ R2 भी बढ़ेगा। थीटा तो फिक्स है यहाँ पे, थीटा तो कांस्टेंट है। तो R1 बढ़ेगा तो R2 बढ़ेगा। तो R1 बढ़ते बढ़ते कुछ उतना हो जाएगा जिससे R2 थीटा सी के बराबर हो जाए यहाँ पर इसमें। तो R2 के थीटा सी होने के लिए R1 को कम से कम कुछ होना पड़ेगा, और इसीलिए R1 को कम से कम कुछ होने के लिए अल्फ़ा को कम से कम कुछ होना पड़ेगा, और वो कम से कम वैल्यू यहाँ पे कितनी 45 डिग्री। इसके बाद आप अल्फ़ा को और बढ़ाते हो तो R1 बढ़ता है, R1 बढ़ता है तो R2 और बढ़ता है, तो TIR तो जारी रहेगा। फिर इसका मतलब वो थीटा क्रिटिकल से भी फिर R2 यहाँ पर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें तो क्रिटिकल केस के लिए सॉल्व करना है जब यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू है अल्फ़ा की यहाँ पर इसमें। तो अल्फ़ा की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 45 डिग्री, और फिर यहाँ पर थीटा पूछा गया है। तो अब यहाँ पर थीटा की कैलकुलेशन करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब R2 R1 कहाँ कहाँ से आएंगे। R2 तो यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा सी है एक तरीके से, और थीटा सी यहाँ पर आप निकाल सकते हो साइन थीटा सी 1/√2 हो जाएगा, और थीटा सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। R1 कितना होगा यहाँ पे, तो R1 के लिए आपको स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो साइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू √2 साइन R1। अल्फ़ा यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है तो ये 1/√2 हो जाएगा, उधर से 1/√2 आएगा तो ये साइन R1, और R1 की जो वैल्यू है फिर यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगी। तो R2 की वैल्यू थीटा सी के बराबर जो कि 45 डिग्री है यहाँ पर इस सिस्टम के लिए, और R1 की वैल्यू 30 डिग्री, तो इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। टू आइडेंटिकल प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 आर केप्ट एज ऑन द फिगर। अ लाइट रे स्ट्राइक्स द फर्स्ट प्रिज्म एट फेस ए बी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द इमर्जेंट रे फ्रॉम द फर्स्ट प्रिज्म हैज़ मिनिमम डेविएशन। तो पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर डेल्टा मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होती है, आई इज इक्वल टू ई होना चाहिए, और डेल्टा मिनिमम होता है कितना यहाँ पे, तो 2i माइनस ए होता है। यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे √3। तो हमें तो जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे निकाल देना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए यहाँ पे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उसके लिए आपको यहाँ पे स्नेल्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आप तभी लगा सकते हो जब यहाँ पे R1 पता हो। तो R1 इज इक्वल टू R2, ये a/2 के बराबर ही हो जाएंगे इसमें, और a कितना है 60, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्नेल्स तो लगा लेते हैं। तो साइन आई दिस इज इक्वल टू n √3 यहाँ पर है, और साइन R1 साइन 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री इज़ हाफ, तो √3/2 हो जाएगा, और जो आई है वो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो गया 60 डिग्री। इसके बाद सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल द प्रिज्म DCE शुड बी रोटेटेड। तो ये जो प्रिज्म यहाँ पे दूसरा रखा हुआ है, इसको कितने एंगल से रोटेट किया जाए अबाउट C, so that final emergent ray also has minimum deviation, minimum deviation final emergent ray। तो फाइनली जो रे है वो मिनिमम डेविएशन पे निकले। आपको ध्यान देना यहाँ पे किसके कंपैरिजन मिनिमम डेविएशन बोला जा रहा है, जो रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी, जब फाइनली यहाँ पर इमर्ज हो रही है तो मिनिमम डेविएशन से बाहर निकले। यानी कि दो प्रिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रिज्म उसके बाद अगला प्रिज्म, और दोनों मिला करके एक मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। तो सवाल थोड़ा अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर ये जो डेविएशन है ये कुछ क्लॉकवाइज डेविएशन करवा रहा है, यहाँ पर इसमें ये क्लॉकवाइज डेविएशन करवा रहा है। अगर हम इससे एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन करवा दें और उतना ही करवा दें जितना ये कर रहा है यहाँ पे, तो फिर नेट डेविएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 0 डिग्री भी हो जाएगा फिर नेट डेविएशन। और ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो जो लाइट यहाँ से गुजरती है वो लाइट बेस के पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल बेस के पैरेलल, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप की यहाँ से गुजर रही होगी यहाँ पर ये। तो इसके बाद में थोड़ा अगर ऑब्जर्वेशन इसमें किया जाए तो इस प्रिज्म की भी वही खासियत है, उसी तरीके का है यहाँ पर, ये √3 है ये। तो इस प्रिज्म को अगर मैं इतना रोटेट कर दूँ सच दैट कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाए, जो कॉम्बिनेशन अगर वो कुछ ऐसा बन जाए यहाँ पर, तो यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो ऐसे गई यहाँ पे, और क्योंकि अब यहाँ पर ये इसी के साथ में कंबाइन करके रख दिया गया है तो ये लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, क्योंकि इसके और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डिफरेंस आया ही नहीं यहाँ पे। तो देर इज़ नो डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, तो कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया। और अगर यहाँ पर डिफरेंस नहीं आया तो आप देख लो कि आपने यहाँ पर जो एंगल था वो 30 डिग्री था, R1 R2 जो भी था, तो वही एंगल यहाँ पर ही बनेगा इस नॉर्मल के साथ में, क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल है दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री। और अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री हो गया है तो फिर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, क्योंकि यहाँ पे 60 से 30 हुआ तो 30 से वापस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और जो लाइट है वो लाइट किस तरीके से निकलेगी, तो नॉर्मल से अवे, तो ऐसे जा रहा था यहाँ पर, ये नॉर्मल से अवे होकर ऐसे निकलेगी। और अगर इस तरीके से निकलेगी तो फिर यहाँ पर ये जो लाइट है और ये लाइट है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ये दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो जो डेविएशन है वो डेविएशन यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम आगे डिस्पर्शन वैसे पढ़ेंगे भी। ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कि इट इज़ विदाउट डेविएशन। प्रिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई डेविएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, और वो तभी नहीं हो रहा है जब जितना डेविएशन ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही डेविएशन यहाँ पर ये भी प्रोड्यूस कर दे, तो नेट डेविएशन यहाँ पर हो गया इसमें 0 डिग्री के बराबर। तो सेकंड पार्ट का जो हमारा आंसर है, यानी ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये कितने डिग्री से रोटेट हो जाए, 60 है तो 60 डिग्री से इसको रोटेट करवाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकंड पार्ट का आंसर है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।